हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट यूनिट को जो हमने स्टार्ट किया था, मनी एंड बैंकिंग। तो लास्ट क्लास में हमने मनी किया था और इस क्लास में हम सेकंड चैप्टर करेंगे इस यूनिट का, जो कि है बैंकिंग, जिसमें हम कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या मीनिंग होती है, या फिर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस है, दोनों की जो फंक्शन है कैसे एक दूसरे से डिफर करती है। तो ये चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी इकॉनमी के कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उसे हम ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम किसी भी इकॉनमी के बैंकिंग सेक्टर को या बैंकिंग सिस्टम को अगर किसी भी इकॉनमी के बैंकिंग सिस्टम को अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें, अगर हम किसी भी इकॉनमी के बैंकिंग सेक्टर को ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवीजन होती है उसकी। फर्स्ट, कमर्शियल बैंक्स एंड द सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक। तो किसी भी इकॉनमी में जो सेंट्रल बैंक होती है, किसी भी इकॉनमी की जो सेंट्रल बैंक है वो सिर्फ एक होती है। मीन्स किसी भी इकॉनमी की सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होती है। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारी इकॉनमी में उसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं वो सब कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, या फिर और भी बोल सकते हैं कैनरा बैंक भी होता है, एंड मैनी मोर। मतलब सिर्फ RBI को छोड़कर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के जितने भी बैंक हैं हमारी इकॉनमी में वो सभी कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। अब कमर्शियल बैंक के भी अलग डिविजन्स होते हैं, पब्लिक कमर्शियल बैंक और प्राइवेट कमर्शियल बैंक। तो वो हमारा मेन इस चैप्टर में नहीं है, तो देखते हैं। तो अब हम कमर्शियल बैंक को समझते हैं क्या होता है, उसकी मीनिंग को समझते हैं। तो जैसा कि कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मीन्स कमर्शियल बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो इकॉनमी के एक सेक्टर के इनकम को या सेविंग्स को अपने पास डिपॉजिट करती है और उन्हीं डिपॉजिट्स को इकॉनमी के दूसरे सेक्टर को एज अ लोन प्रोवाइड करती है। और इन सब चीज़ करने के पीछे जो मेन रीज़न होता है या कमर्शियल बैंक का जो मेन मोटो होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। तो देखते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है ये दो फंक्शन परफॉर्म करके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स किसी एक सेक्टर से और ग्रांटिंग लोन, उन्हीं डिपॉजिट्स को दूसरे सेक्टर को एज अ लोन प्रोवाइड करके कैसे इनकम अर्न या प्रॉफिट अर्न करती है। तो लेट करते हैं कि ये एक कमर्शियल बैंक है। मान लेते हैं कि ये एक कमर्शियल बैंक है इकॉनमी में। एग्जांपल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और इकॉनमी में ये जो है इस साइड, ये मान लेते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर है, और ये जो है इस साइड कमर्शियल बैंक के दूसरी तरफ प्रोडक्शन सेक्टर या फिर बिजनेस फर्म। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने इनकम के कुछ पार्ट को या इनकम को एज अ सेविंग कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करती है, और जो कमर्शियल बैंक है इन्हें कुछ इंटरेस्ट देती है बदले में। मान लेते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो 2% पर एनम है इनके डिपॉजिट्स पे। ये सभी जो हाउस होल्ड सेक्टर की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे अपना इनकम डिपॉजिट करती है, और जो कमर्शियल बैंक है उन सभी इनकम को या उन सभी डिपॉजिट्स को एज अ लोन ग्रांट कर देती हैं या प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन सेक्टर को। मीन्स प्रोडक्शन सेक्टर को जो कमर्शियल बैंक है वो ग्रांट करती है लोन जो उनके पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है हाउस होल्ड सेक्टर का। तो जब हाउस होल्ड जो ये अमाउंट प्रोडक्शन सेक्टर लेती हैं कमर्शियल बैंक से, वो कंपैरेटिवली हायर होता है एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड सेक्टर के डिपॉजिट से। तो कमर्शियल बैंक इस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है जिसको हम बोलते हैं लेंडिंग रेट। तो कितना है इस पर, मान लेते हैं कि 10% पर एनम। मीन्स जो कमर्शियल बैंक है 10% पर एनम इंटरेस्ट पे प्रोडक्शन सेक्टर या बिजनेस फर्म को लोन देती है। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉफिट अर्न किया उसने कहाँ पे किया, 2% इंटरेस्ट, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर 2% इंटरेस्ट देके प्रोडक्शन सेक्टर से 10% इंटरेस्ट अर्न कर रही है। अगर हम देखें तो 10 - 2 8% इंटरेस्ट जो अर्न कर रही है वो एक प्रॉफिट है कमर्शियल बैंक के लिए।
तो बेसिकली ऐसे जो किसी भी इकॉनमी में कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट अर्न करती है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर है कि जो कमर्शियल बैंक है किसी भी इकॉनमी में एज एन इंटरमीडिएटरी वर्क करती है बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोडक्शन सेक्टर और बिजनेस फर्म। मीन्स बिजनेस फर्म के लिए वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह है जो उसे फाइनेंस करती है। तो इसे हम आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारी बुक में जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो स्टेटमेंट क्या है कि कमर्शियल बैंक्स आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट हमारी बुक में है कि जो कमर्शियल बैंक है वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। मीन्स जिसके बिना कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती, यहाँ जहाँ इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो सकता। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कैसे करती है वो देखते हैं हम। कमर्शियल बैंक क्यों किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन कहलाती है। तो इसे समझने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर है कि जो कमर्शियल बैंक है वो हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन सेक्टर के बीच एक इंटरमीडिएटरी होती है, एज ए इंटरमीडिएटरी एक्ट करती है। तो उसके आगे देखते हैं हम, इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं, क्यों कमर्शियल बैंक किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन कहलाती है। तो सेम एग्जांपल लेते हैं कि इकोनॉमी में ये कमर्शियल बैंक है। मान लेते हैं कि इस बार जो कमर्शियल बैंक हम SBI लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके लेफ्ट में जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर पॉपुलेशन, और जो इस साइड है दूसरे साइड कमर्शियल बैंक के वो है प्रोडक्शन सेक्टर। जिसमें बेसिकली बिजनेस फर्म या फिर कंपनीज आती हैं। तो होता क्या है, जैसा कि हमें पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपना इनकम डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक में, और जो कमर्शियल बैंक है एज अ लोन ग्रांट करती है प्रोडक्शन सेक्टर को, जिससे प्रोडक्शन सेक्टर फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन सेक्टर के पास जो एज अ लोन आया जिससे वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से जो इकोनॉमी में है वो इनकम जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ इनकम। मीन्स इकोनॉमी में इनकम जनरेट होता है, और इसी इनकम जनरेट होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाती है, या कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाती है। जब तक किसी इकोनॉमी में किसी गुड्स एंड सर्विस या वहाँ के प्रोडक्शन सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करेगी, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं करेगी, तब तक उस इकोनॉमी में इनकम जनरेट नहीं होगा, और अगर इनकम जनरेट नहीं होगा तो उस इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो देखते हैं कि कमर्शियल बैंक का कैसा ये इंपॉर्टेंट रोल कैसे है, या फिर इसे हम बैकबोन क्यों कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं है इस किसी इकोनॉमी में, तो हाउस होल्ड सेक्टर अपना इनकम डिपॉजिट नहीं कर पाएगी, और अगर हाउस होल्ड सेक्टर अपने इनकम को या सेविंग्स को अगर डिपॉजिट नहीं कर पा रही है कमर्शियल बैंक में, तो जो प्रोडक्शन सेक्टर या बिजनेस फर्म है उसको टाइमली फाइनेंस नहीं, वो अपने आप को फाइनेंस नहीं कर पाएगी, या उसे एज ए लोन मिल नहीं पाएगा, जिसके वजह से वो इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेगी तो इकोनॉमी में इनकम का जनरेशन नहीं होगा, और अगर इनकम जनरेट नहीं करेगा तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही नहीं। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो कमर्शियल बैंक है उसे किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन कही जाती है। मेन तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कमर्शियल बैंक creates a kind of ecosystem between the household sector and the production sector in an economy, which is very essential for an economy for their economic growth.